अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निदा हुसनैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल इश्क नगर के मुसाफिर। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं इश्क नगर के मुसाफिर की लेटेस्ट एपिसोड। बाबा जानी, अम्मा बी की हालत कैसी है? कुछ पता चला? नाश्ते की मेज पर फेरोज हसन को खामोश और उदास महसूस करके मारियाना ने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया। ऑपरेशन तो हो गया है मारियाना बेटा, मगर रजिया बीबी अभी आईसीयू में है। फिरोज हसन ने आहिस्तगी से जवाब दिया। उनके लहजे से परेशानी अयां थी। हमाद से बात हुई आपकी? फिरोज हसन की परेशानी भांप कर अरसल ने दरियाफ्त किया। मैं कुछ देर कबल कॉल कर रहा था मगर हमाद से राब्ता नहीं हो सका। फिरोज हसन फिक्रमंदी से बोले। आप परेशान ना हो बाबा जानी, हो सकता है हमाद हॉस्पिटल में हो और मसरूफ हो। मारियाना ने हौसला अफजा अंदाज में फिरोज हसन को देखते हुए कहा। पाकिस्तान में वैसे भी इस वक्त रात हो रही होगी। सफर की थकन से हो सकता है वो जल्द सो गया हो। अरसल ने भी कयास आराई करते हुए कहा। नहीं अरसल, वो घर पर नहीं है। मैंने घर पर मुलाजमीन से बात करके मालूम किया है। वो घर पर पहुंचा ही नहीं है, शायद डायरेक्ट हॉस्पिटल चला गया है। फिरोज हसन ने तफसील बताते हुए अंदाजा लगाया। अगर वो अभी तक हॉस्पिटल में है तो यकीनन बहुत मसरूफ होगा। आप परेशान ना हो, हमाद बहुत समझदार और जिम्मेदार है। वो मौका मिलते ही आपसे राब्ता जरूर करेगा। अरसल ने फिरोज हसन के हाथ पर अपना हाथ धीरे से धरते हुए हौसला दिया। फिरोज हसन बेटे की बात पर होले से मुस्कुरा दिए। बाबा जानी, आप क्या सोच रहे हैं? अरसल ने उन्हें किसी गहरी सोच में पड़ता देखकर सवाल किया। बेटा, मैं सोच रहा हूँ मैं भी आप पाकिस्तान लौट जाऊं। फिरोज हसन ने बारी बारी अरसल और मारियाना के चेहरे की जानिब देखते हुए जवाब अपने ख्याल का इजहार किया। मगर क्यों बाबा जानी, आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? अभी तो हम आपके साथ कुछ दिन भी गुजार नहीं पाए। मारियाना फौरन बोल उठी। बेटा, मैं इतने सालों बाद अरसल से मिला हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारूं, मगर रजिया बीबी की यूं अचानक तबीयत खराब हो जाना और फिरोज हसन उलझन भरे अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़कर एकदम से खामोश हो गए। और क्या बाबा जानी, आप अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश क्यों हो गए? अरसल ने चौंक कर उन्हें देखते हुए सवाल किया। बेटा, मुझे हमाद की तरफ से परेशानी है। वो कुछ दिनों से मुझे बेहद उलझा उलझा सा नजर आ रहा है। अरसल ने फिरोज हसन की बात पर उनके चेहरे को देखा और फिर कुछ सोचकर तहैया कुन अंदाज में कहना शुरू किया। आप ठीक कह रहे हैं, मैं काफी अरसे से आप लोगों से दूर रहा हूँ, मगर फिर भी अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जिंदगी से भरपूर नौजवान है, अपनों का ख्याल रखने वाला, जिम्मेदारों मोहब्बत करने वाला इंसान। मगर दिनों से मैंने भी उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन नोट किया है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी परेशानी का शिकार है और अपनी ये उलझन हमसे छुपाने के चक्कर में उसका रवैया अक्सर खिंचाव का शिकार हो जाता है। मैं पिछले दिनों इस कदर मसरूफ रहा कि चाह कर भी हमाद से उसकी परेशानी के हवाले से कुछ पूछ ना सका। लेकिन मैंने इस बात का जिक्र मारियाना से किया था और मारियाना को भी हमाद के उलझा हुआ रवैया शिद्दत से महसूस हुआ था। अरसल ने बाप की उलझन का सिरा हाथ लगते ही अपने दिल में भी हमाद के लिए पलती फिक्र के हवाले से सब कुछ कह डाला। अपनी आखिरी बात मुकम्मल करते ही उसने तस्दीक तलब निगाहों से मारियाना की जानिब देखा। मारियाना बेटा, क्या वाकई तुमने भी हमाद में आने वाली इस तब्दीली को नोट किया था? फिरोज हसन की नजरें बेइख्तियार मारियाना के चेहरे पर जा उठी। जी बाबा जानी, हमाद मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा था, मगर इसके बावजूद मैंने उसे कई मौका पर बेहद उलझा हुआ महसूस किया। मारियाना ने फिरोज हसन की जानिब देखते हुए मतानत से जवाब दिया। मारियाना बेटा, तुम इस हवाले से जो कुछ भी जानती हो मुझे खुलकर बताओ।
मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो असाबी तौर पर बेहद मजबूत है। कभी किसी उलझन को उसने अपने हवासों पर सवार नहीं किया। यकीनन कोई बड़ी बात है जिसने मेरे बच्चे को इस कदर परेशान कर डाला है कि वो अपनी उलझन किसी से शेयर कर पा रहा है, ना ही छुपा रहा है। फिरोज हसन मुतफक्कर लहजे में मारियाना से मुखातिब हुए। हमाद अपनी परेशानी मुझसे शेयर करना चाह रहा था। बाबा जानी, उसने कल भी मुझसे कहा था कि वो मुझसे कोई बात करना चाहता है, मगर अम्मा भी की अचानक तबीयत खराबी की वजह से उसे मुझसे बात किए बगैर पाकिस्तान लौटना पड़ा। मारियाना ने फिरोज हसन और अरसल को देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात पर अरसल ने ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए फिरोज हसन को देखते हुए कहा, मारियाना ठीक कह रही है बाबा जानी। हमाद कुछ कहना चाह रहा था मगर उसे मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल से उसे फारिया की तरफ से कोई टेंशन है। अरसल ने कयास आराई करते हुए कहा, अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या उसने तुमसे इस हवाले से कोई बात कही थी? फिरोज हसन ने चौंकते हुए दरियाफ्त किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ था चंद एक बार मैंने उसे फारिया से कॉल पर बात करते हुए काफी टेंस देखा था। मैं उससे बात करना चाह रहा था मगर शादी की मसरूफियत के बायस सही से बात नहीं कर सका। फिरोज हसन अरसल की बात पर पुरसोच अंदाज में आहिस्तगी से सर हिलाकर खामोश हो गए। मुझे लगता है कि हमाद शबनम की वजह से भी डिस्टर्ब है। मारियाना ने लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद इन दोनों को देखकर झिझकते हुए कहा, शबनम की वजह से? अरसल ने ठिठक कर उसे देखा। हाँ, मैंने उसे चंद एक मर्तबा शबनम पर नाराज होते देखा। इस वक्त हमाद के अंदाज में शबनम के लिए सख्त नापसंदीदगी थी। मैंने महसूस किया कि हमाद शबनम की मौजूदगी में काफी अनकंफर्टेबल सा महसूस करता है। मारियाना ने हमाद और शबनम के हवाले से अब तक जो कुछ भी महसूस किया सब कुछ कह डाला। मारियाना, ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमाद और शबनम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, बिल्कुल बहन भाइयों की तरह। इन दोनों के दरमियान छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं मगर ऐसी नाराजगी नहीं जैसी तुम बता रही हो। क्यों बाबा जानी? अरसल बे इख्तियार मारियाना की तस्दीक करते हुए ताइदी अंदाज में फिरोज हसन को देखा, मगर उनके चेहरे पर फैली तफक्कर की लकीरें और होंठों पर छाई जामद खामोशी उसे बुरी तरह ठिठका गई। धुंध छाई हुई है झीलों पर, उड़ रहे हैं परिंदे टीलों पर, सबका रुख है नशेमनों की तरफ, बस्तियों की तरफ, बन्नों की तरफ। अपने गल्लों को लेकर चरवाहे सरहदी बस्तियों में जा पहुंचे। दिल ना मकाम, मैं कहाँ जाऊं? अजनबी शाम, मैं कहाँ जाऊं? मोहब्बत जिंदगी गुले गुलजार बना डालती है। मोहब्बत दिल के जहां को जन्नत नजीर बना डालती है। मोहब्बत मन में बस जाए तो हर नजार को सो कज़ा सा रंगीन बना डालती है। मोहब्बत का लम्स जिसे छू जाए वो होशो खुद से बेगाना हो जाता है। मोहब्बत के आगे सरनगू करने वाला अपनी खुदी भुला डालता है। मोहब्बत वो जज्बा है जो खड़ा हो तब ही अमृत साबित होता है और अगर खोटा निकले तो रगों में जहर बनकर उतरता है। मोहब्बत ऐसी लगन है कि जिसके मन लगे उसके तन का रोग बन जाए। पर ये रोग कब अच्छे होते हैं, ये कब फरते जान साबित होते हैं। मोहब्बत अगर रोग बनकर जिस्म पर अपने तेज धारी तलवार जैसे पंजे गाड़ ले तो जिस्म से जान निकालकर तन को जिंदा लाश बना डालती है। आसिम को भी आज ऐसा ही महसूस हो रहा था। जिस मोहब्बत के दम वो जमाने में भरता फिरता था, इस मोहब्बत ने आज उसे उसकी ही नजरों में गिरा डाला था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सबीहा और यावर बख्त यूं एक दूसरे के साथ। खुदारा, ऐसा मत कहो सबीहा, तुम जानती हो आज भी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुदा गवाह है, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेतहाशा मोहब्बत है। मैं तुम्हें यूं आंसू बहाता नहीं देख सकता सबीहा। यावर बख्त के अल्फाज आसिम के कान में सीसा उंडेल रहे थे। वो उससे ज्यादा सुन न सका। सबीहा, ये तुमने क्या किया? तुम यावर बख्त से जा मिली? मुझे यकीन नहीं आ रहा सबीहा, ये तुम थी? आसिम शिकस्ता कदमों से यावर बख्त के महल से बाहर निकला था। उसका चेहरा जमाने भर की गर्द से अटा हुआ था, ऐसी गर्द जो उसकी आंखों में कुर्चियों की मानिद चुभती थी और मंजर को धुंधला कर डालती थी। बस एक ही मंजर था, जवान जख्मी आंखों में बस चुका था, सबीहा और यावर बख्त के कुर्ब का मंजर। यावर बख्त की जज्बात लुटाती निगाहों के हसार में खड़ी मजबूर और बेबस सी उसकी सबीहा
اس کی سبیہا؟ کیا وہاں کھڑی عورت واقعی اس کی سبیہا تھی؟ یہ ایک سوال، یہ ایک سوچ، یہ ایک خیال عاصم کو زہریلے ناگ کی مانند بار بار ڈسے جا رہا تھا۔ وہ عجیب دیوانگی کے عالم میں گاڑی چلاتے ہوئے بخت محل کی حدود سے دور ہوتا چلا گیا۔ فاریہ! حماد کی کال سنتے ہی فاریہ اپنا بیگ سنبھالے افراتفری کے عالم میں سیڑھیاں اترتی ہوئی بخت محل سے باہر نکلنے لگی تھی۔ تب ہی عقب سے آتی سبیہا بیگم کی آواز نے اس کے تیزی سے بڑھتے قدموں کو روک ڈالا۔ جی۔ اس نے پلٹ کر سامنے بیٹھی سبیہا بیگم کو دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی، ہمیں برائڈل ڈریس پسند کرنے آج مارکیٹ جانا ہے۔ سبیہا بیگم نے وہ روب انداز میں اسے با اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور جائیے، فاریہ نے لا تعلقی اختیار کرتے کندھے اچکا کر جواب دیا اور پلٹ گئی۔ فاریہ، شادی تمہاری ہے، برائڈل ڈریس تمہارے لیے خریدنا ہے، اس لیے صرف ہمارا نہیں تمہارا ساتھ جانا بھی ضروری ہے۔ سبیہا بیگم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جتا کر کہا۔ فاریہ سبیہا بیگم کی بات پر بے اختیار پلٹتے طنزیہ انداز میں دیکھ کر تلخ لہجے میں کہنے لگی، دادی زندگی میری ہے مگر اس زندگی پر مرضی آپ لوگوں کی مسلط ہے۔ شادی میری ہے مگر اس شادی میں میری کوئی خوشی شامل نہیں۔ اس شادی کی اہمیت پاپا کی کسی بزنس ڈیل سے الگ نہیں، اور آپ اس شادی کے حق میں صرف اس لیے ہیں کہ اس نام نہاد بخت خاندان کی بچی کچی عزت کو مزید ملیا مٹ ہونے سے روک سکیں۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ میرے ساتھ کس قدر زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یہ احساس ابھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کی تو ہسٹری ہے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب ہوش آتا ہے، اور پھر آپ مجھ سے کہتی ہیں کہ تمہیں برائڈل ڈریس پسند کرنے ہمارے ساتھ جانا ہے، جب خوشی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تو اس برائڈل ڈریس کی کیا کوئی وقت ہوگی میری نظر میں؟ فاریہ کے منہ سے ادا ہوا ایک ایک لفظ سبیہا بیگم کو دم بخود کر گیا۔ وہ ساکت سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ فاریہ اپنی بات مکمل کر کے ان کے خاموش وجود پر ایک نظر ڈالتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کیا نہیں تھا اس پل اس کی اس ایک نظر میں؟ نفرت، شکوہ، دکھ، ناراضگی، بدگمانی، اور ان کے پاس فاریہ کے ان ہزار شکووں کے جواب دینے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ محض خاموشی۔ فاریہ یہ چلی گئی تھی مگر وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ آپ لوگوں کی تو ہسٹری ہے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب ہوش آتا ہے۔ فاریہ کا کہا گیا ایک ایک جملہ انہیں اپنی زندگی کی داستان کی عبارت محسوس ہوا۔ اگر ان سے کوئی پوچھے کہ سبیہا بیگم ذرا بتلاؤ تو زندگی کیسی گزری، تو وہ جواب دیتی، مٹی اور پانی کا کمبینیشن سے بنے اس وجود نے زندگی کی ہر خوشی کو مٹی مٹی اور عزت کو پانی پانی ہوتا پایا۔ انہیں وہ دن شدت سے یاد آیا جب اپنے عزیز از جان بیٹے دلاور اور عاصم کی زندگی کے لیے وہ یاور بخت سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ خدارا ایسا مت کہو سبیہا، تم جانتی ہو آج بھی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا گواہ ہے آج بھی میرے دل میں تمہارے لیے بے تحاشا محبت ہے، میں تمہیں یوں آنسو بہاتا نہیں دیکھ سکتا۔ سبیہا یاور بخت جنونی کیفیت میں ان کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہوئی پڑی تھی، لہجے میں عجب طرب تھی۔ وہ اس پل سب کچھ بھول چکی تھی۔ ان کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ یاور بخت نہ تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، وہ شخص تھا جسے ماضی میں انہوں نے بڑی شدت سے چاہا تھا، جسے مجازی خدا کے مرتبے پر چڑھا کر انہوں نے پوجا تھا۔ بس سجدہ کرنے کی ہی تو کسر رہ گئی تھی۔ ایک زمانے بعد یاور بخت کے وجود سے انہیں وہی محبت پھوٹتی دکھائی دی تھی جس کے ضم میں وہ سر دھنا کرتی تھی۔ وہ بے خودی سی یاور بخت کو دیکھتی چلی گئی۔ سبیہا کی نگاہوں سے اترتی نفرت کی پٹی یاور بخت کی نظروں سے مخفی نہ تھی۔ جو طرف اس پل اس کے دل میں جاگی تھی وہی طرف سبیہا کو بھی بے حال کیے دے رہی تھی۔ یاور بخت، ان کے لبوں سے یہ نام بے اختیار مچل کر پھسلا۔ سبیہا، سبیہا۔ یاور بخت عالم بے تابی میں مزید نزدیک ہوئے۔ یاور بخت، خدارا میری زندگی سے وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر یاور بخت کی سماعتیں کچھ اور ہی سننے کی متقاضی تھی۔ خدارا سبیہا، میری زندگی میں لوٹ آؤ، مجھے پھر سے اپنا لو، ایک بار پھر میری صرف میری ہو جاؤ۔ یاور بخت سبیہا کی بات کاٹ کر بے اختیار بول اٹھے،
نہیں، یہ ممکن نہیں، میں عاصم سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ان کا لہجہ مجبور تھا، شکستہ تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی دنا کی نظر سے دنیا دیکھو تو عشق و محبت کے رتبے سے بلند رتبہ وفا کا ہے۔ یہ وفا ہے جو عشق کو کمال بخشتی ہے۔ یہ وفا ہے جو کسی بھی تعلق، کسی رشتے کی بنیادوں کو مضبوط دیتی ہے۔ عاصم کی محبت اس کی وفائیں یاور بخت کے جذبوں سے کہیں بلند اور کھڑی تھی۔ عاصم کا ساتھ، اس کی محبت، اس کی وفا متقاضی تھی کہ سبیحہ کا لہجہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتا، ان کا انکار بھرپور ہوتا، مگر سبیحہ کے لیے اس شخص کے سامنے کھڑے ہونا جسے ماضی میں اس نے اپنی سانسوں سے بھر کر چاہا ہو، اس کی چاہت کی شدتوں کا مقابلہ کرنا ایک ایسا امتحان ثابت ہوا جس میں وہ بری طرح ہار گئی۔ وہ انکار تو کر گئی، مگر یہ ایسا مجبور اور بے بس انکار تھا کہ یاور بخت کے بے قابو جذبوں کو دوام بخشنے لگا۔ تم عاصم سے کہہ دو سبیحہ کہ تم میرے پاس لوٹنا چاہتی ہو، تم اس سے آزادی کا پروانہ لے لو، میرے پاس آ جاؤ۔ یاور بخت کی زندگی، اس کا یہ محل صرف تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یاور بخت بہکے انداز میں گویا ہوا۔ نہیں یاور بخت، ایسا نہیں ہو سکتا، واپسی کا وقت گزر چکا، اب یہ ممکن نہیں۔ وہ رندے ہوئے الفاظ میں بول رہی تھی، وہ رندے ہوئے لہجے میں انکار کرتی وہاں سے جانے لگی، مگر جاتے جاتے یاور بخت کے جذبوں کو مزید توانائی بخش گئی۔ یہ ممکن ہے سبیحہ، یاور بخت نے اپنی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ رکھا ہی نہیں۔ یاور بخت کی صدا انہیں اپنی سماعتوں پر دستک دیتی سنائی دی۔ ان کے قدم لمحے بھر کو رکے، مگر پھر تیزی سے بخت محل کی حدود سے باہر نکل آئے۔ وہ یاور بخت کی باتوں کو سوچتی ہوئی عجب کیفیت میں گرفتار ہاسپٹل پہنچی تھی۔ کوریڈور میں ہی ان کا سامنا عاصم سے ہوا۔ عجب ملگجا سا حلیہ تھا، بکھرے ہوئے بال، گلابی سوجی ہوئی آنکھیں، جیسے ان آنکھوں سے بے تحاشا می برسا ہو۔ وہ ڈر گئی۔ کیا ہوا عاصم؟ میرا دلاور تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ عاصم نے انہیں اس پل بے حد عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، مگر خود ان کی دلی کیفیت اس قدر ابتر تھی کہ ان کی نگاہوں کا مفہوم جان نہ سکی۔ دلاور کے نہ ٹھیک ہونے کی وجہ میں جان چکا ہوں سبیحہ، اور وجہ جاننے کے بعد اب میں ٹھیک نہیں ہوں۔ عاصم نے شکست خوردہ لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی الجھی باتیں کر رہے ہو عاصم؟ ٹھیک سے بتاؤ، میرا دلاور تو ٹھیک ہے نا؟ سبیحہ بے اختیار جھنجھلاتے ہوئے دلاور کے حوالے سے دریافت کرنے لگی۔ دلاور ٹھیک ہے سبیحہ۔ عاصم انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور سبیحہ تب بھی کچھ نہیں سمجھ پائی۔ تم نے ٹھیک کہا ہے فاریہ، ہم بخت کے ماروں کی تو تاریخ ہی ایسی ہے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب ہوش آتا ہے۔ سبیحہ بیگم ماضی کو یاد کرتے آپ دیدہ سی بربراتی ہوئی وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ قمر جہاں جو اپنے البم کے لانچ پر جانے کے لیے تیار ہو کر سیڑھیاں اتر رہی تھی، فاریہ اور سبیحہ بیگم کی تمام باتیں اور بربراہٹ سن کر اداس بھری نگاہوں سے دیکھتی بخت محل سے باہر نکل گئی۔ سبیحہ بیگم پچھتاوے کی چادر میں خود کو لپیٹ کر ایک بار پھر ماضی کو کریدنے لگی۔ ہم سنے اور سنائے جاتے تھے، رات بھر کی کہانیاں تھے ہم۔ حماد نے ڈاکٹرز کی ایک میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی اپنا موبائل آن کیا۔ موبائل آن ہونے کے چند لمحوں بعد ہی فیروز حسن کی مسڈ کالز نوٹیفیکیشن سے سکرین جگمگا اٹھی۔ بابا جانی کی اتنی ساری کالز؟ حماد زیر لب بربراتے ہوئے فیروز حسن کو کال ملانے لگا۔ السلام علیکم بابا جانی، میں دراصل ڈاکٹر حسن کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ کال ریسیو ہوتے ہی وہ فیروز حسن کو میٹنگ کے حوالے سے بتانے لگا۔ جی بابا جانی، اماں بھی کی کنڈیشن اب خطرے سے باہر ہے، آئی سی یو میں صرف انہیں آبزرویشن کی غرض سے رکھا ہے، کل دن تک انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ حماد انہیں ساری تفصیل سنانے لگا۔ ساتھ ہی چلتے چلتے وہ آئی سی یو کے باہر آ کھڑا ہوا۔ شبنم کچھ فاصلے پر موجود سیٹ پر کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ حماد کی آواز سنتے ہی وہ اپنے خیالوں سے چونکتے ہوئے سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا جانی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مسئلے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا فیروز حسن کو تسلی دینے لگا۔ جی، شبنم بھی بالکل خیریت سے ہے اور میرے ساتھ ہی ہے، ہم کچھ دیر تک گھر جائیں گے۔ حماد نے سرسری سے انداز میں فیروز حسن کی بات کا جواب دیا تھا، مگر شبنم اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر بے اختیار مسکرا اٹھی۔
जी बाबा जानी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। मैं अब नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। आपसे इंशाल्लाह कल सुबह बात करके अम्मा भी के हवाले से अपडेट करता हूँ। हमाद ने कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखकर मुलायमत से कहा। ओके बाबा जानी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कॉल डिस्कनेक्ट करके वो आईसीयू के ग्लास डोर से अंदर देखने लगा। शबनम तेजी से कदम बढ़ाती उसके नजदीक आने लगी। उसके कदमों की चाप सुनकर उसे बिना देखे पलटकर वहां से चला गया। शबनम उसके यूं कन्नी कुतराने पर जल भून कर रह गई। आपको क्या लगता है आपकी ये बेएतनाइयां मुझे आपसे दूर होने पर मजबूर कर देंगी? हरगिज नहीं। कुछ भी हो जाए, भले ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर शबनम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आप देख लेना, मैं आपको अपनी चाहत के आगे इतना मजबूर कर दूंगी कि एक दिन खुद आप मेरी मोहब्बत के सामने खुद को सरनिगू कर डालेंगे। वो खुद से अहद करती पैर पटकते हुए हमाद के पीछे जाने लगी। हमाद नमाज की गर्ज से हॉस्पिटल के उस हिस्से में आ मौजूद था जहां एक मुनासिब सी जगह नमाजियों के लिए मुख्तस कर रखी थी। गो के इस वक्त नमाज का वक्त ना था, मगर हमाद अम्मा बी की हालत खतरे से बाहर होने की खुशी में शुक्राने के नफल अदा करना चाहता था। उसने जेब से मोबाइल निकालकर साइलेंट मोड पर कन्वर्ट करके मोबाइल जाए नमाज के साथ रख डाला और नियत बांधकर नफल की अदायगी में मसरूफ हो गया। इसी असना में उसका मोबाइल बज उठा। शबनम उसी पल हमाद का ताकुब करती वहां पहुंची थी। हमाद के मोबाइल स्क्रीन पर फारिया के नाम को जगमगाता देखकर वो क्लिस कर रह गई। नमाज में मशगूल हमाद मोबाइल की जानिब से यकसर बेनियाज था। फारिया की मुसलसल कॉल्स देखकर शबनम ने चुपके से आगे बढ़कर हमाद से नजर बचाकर उसका मोबाइल उठा लिया। फारिया बीबी, तुम्हारी ये कॉलें अब किसी काम नहीं आने वाली। स्क्रीन पर फारिया का नाम जगमगाता देखकर उसने इस्तेहज़ाहिया अंदाज में मुस्कुराते हुए मोबाइल को स्विच ऑफ कर डाला। शबनम अब तुम्हारे हर उस रास्ते में खड़ी है जो तुम हमाद से मिलने के लिए इख्तियार करने वाली हो। उसने एक नजर हमाद को देखकर मोबाइल अपने पर्स में डाला और खामोशी से वहां से पलट गई। शबनम इस अमर से यकसर अनजान थी कि उसकी मक्कारियां उसकी मासूमियत को ही नहीं बल्कि उसके हुस्न को भी घुन लगा चुकी थी। कोई तरकीब हो ऐसी हमेशा साथ रहने की, यूं ही दिन रात रहने की, अलग मैं जी ही ना पाऊं, ना हो महज ये बात कहने की। पर ये क्या हो गया ए दिल कि तुम भी रो गया ए दिल। वो कुर्बतों की राहतें, वो ख्वाब जैसी साअतें, वो लम्स नो मौलूद से रू परवर नवाजिशें थी धड़कनों की साजिशें, वो उसका जान निसार हो जाना, खुशी का बेशुमार हो जाना, बार बार फिर उसी से प्यार हो जाना। ये सारे लम्हे छुप छुप के जो तूने चुराए हैं, तू जानता था कि ये पराए हैं, फिर क्यों ये तमाशा है कि दर्द बेतहाशा है। क्या मुद्दई है तू, क्या आप ही मुजरिम भी, अपने ही वार पे आहो बका भी मातम भी। तेरी नादानियों की तरतीब कैसे हो, खुद ही बता कि कोई तरकीब कैसे हो, कि वो तो मिलने से पहले ही खो चुका था, कहीं और कभी और किसी और का हो चुका था। हमाद इस तरह अचानक पाकिस्तान कैसे लौट आया, जबकि उसने मुझसे कहा था कि आने में कुछ दिन लगेंगे। फारिया रास्ते भर गाड़ी में बैठी हमाद के मुतल्लक सोचती रही। और ये अम्मा भी को क्या हो गया, उस दिन तो अच्छी भली थी, फिर अचानक हार्ट अटैक। उसका ध्यान एकदम से रजिया बीबी पर मरकूज हुआ। कहीं उस दिन मेरे जाने के बाद तो उनकी तबीयत जहन में ये ख्याल आते ही फारिया के चेहरे पर उलझन नमूदार हुई। ओ मेरे खुदाया, पहले क्या कम मुसीबतें खड़ी थी जो नई मुसीबत आन पड़ी। वो झंझलाहट भरे अंदाज में बुरबुराई। वो कब से हमाद की आमद की मुंतजिर थी और पाकिस्तान लौटा भी तो रजिया बीबी के हार्ट अटैक की फिक्र में मुब्तला होकर। वक्त उसके पास पहले ही कम था और उस पर से ये नई मुसीबत उसे अच्छी खासी फिक्र में मुब्तला कर गई। गाड़ी एक झटके से हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने रुकी। फारिया ने अपनी सोचों के भंवर से चौंकते हुए हॉस्पिटल के गेट की जानिब देखा और गाड़ी से उतरकर हमाद को कॉल मिलाते हुए मेन गेट से अंदर दाखिल हो गई। उफ, हमाद कहाँ चले गए हो? रिसीव माई कॉल। हमाद के कॉल रिसीव ना करने पर वो झंझलाकर दोबारा कॉल मिलाने लगी, मगर मोबाइल ऑफ हो चुका था।
मोबाइल ऑफ, शायद चार्जिंग खत्म हो गई हो मोबाइल की। वो पुरसोच अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए रिसेप्शन पर रजिया बीबी के हवाले से मालूम करके आईसीयू की जानिब बढ़ने लगी। कॉरिडोर में दाखिल होते ही उसकी निगाह आईसीयू के सामने बैठी शबनम पर जा ठहरी। लम्हे भर में उसकी आंखों में नफरत सी भर गई। ये लड़की इसे पहली नजर में बेहद बुरी लगी थी, ना जाने क्यों। जब वो उसके और अपने ताल्लुक के हवाले से अनजान थी, तब भी वो उसके लिए अपने दिल में कोई अच्छे जज्बात महसूस नहीं कर पाई थी, और अब शबनम की हकीकत जान लेने के बाद उसके दिल में उसके लिए शदीद नफरत भड़क उठी थी। ये लड़की इसकी सौतेली बहन है। इस रिश्ते को कबूल करने के लिए उसका दिलो दिमाग किसी सूरत भी राजी ना था, बल्कि उसके दिल में तो शबनम का वजूद मजीद हकीर बन चुका था। ना जाने इसकी माँ किस हैसियत से इसके बाप के साथ रहती आई थी, और ये शबनम का वजूद भी अपने जायज होने का संद रखता भी था या नहीं। ऐसा छुपा हुआ रिश्ता कि आज तक इसके वजूद से उसका बाप तक अनजान था। वो मजीद अनजान रहे सिर्फ इस ख्वाहिश के तहत उसकी दादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उजाड़ने पर तुली हुई थी। पहले शबनम की माँ ने उसकी माँ के साथ ज्यादती रवा रखी, और अब वो खुद उसकी खुशियां उजाड़ने की गर्ज से उसकी जिंदगी के मैदान में कूद पड़ी। फारिया को शबनम का वजूद एकदम से नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होने लगा। माजी में उसकी माँ ने मेरी नेक परवर माँ के हक पर ढाका डाला था। मेरी माँ की जिंदगी के गुलिस्तान को उजाड़ कर खिजा के माहौल में तब्दील कर डाला था, और आज इस आफत की पुरिया की वजह से मुझे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया जा रहा है। और ये बदजात लड़की सबकी नाक के नीचे इंतहाई क्रह खेल खेलने में मशगूल है। उसने नफरत और हकारत भरी नजर शबनम को देखा और सर झटकती हुई आईसीयू का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी। रुको फारिया। शबनम की नजर जैसे ही फारिया पर पड़ी, फौरन अपनी जगह से उठकर बदलिहाजी से पुकार उठी। फारिया ने इस अंदाज और पुकार पर नागवारी से पलटकर सवालिया नजरों से शबनम को देखा। तुम अंदर नहीं जा सकती। फारिया को अपनी जानिब सवालिया नजरों से देखता पाकर शबनम मजीद शेर होती ताहुकमाना लहजे में गोया हुई। अच्छा, तो अब तुम रोकोगी मुझे? फारिया ने तंजिया नजरों से शबनम को देखते हुए कहा। हाँ, मैं रोकूंगी, क्योंकि आईसीयू में मेरी अम्मा भी एडमिट हैं, और उनकी हालत के पेश नजर मैं नहीं चाहती कि कोई भी एर गैर इनसे मुलाकात करे। अच्छा, तो अब तुम रोकोगी मुझे? फारिया ने तंजिया नजरों से शबनम को देखते हुए कहा। हाँ, मैं रोकूंगी, क्योंकि आईसीयू में मेरी अम्मा भी एडमिट हैं, और उनकी हालत के पेश नजर मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐरा गैरा उनसे मुलाकात करे। शबनम ने जानबूझकर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो फारिया को मुश्तअल करने में मददगार साबित हों। वो फारिया की तजलील करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, ताकि हमाद के यहाँ आने से कबल ही फारिया किसी भी तरह नाराज होकर वापस चली जाए। फारिया उसकी बात सुनकर खिलाफे तवक्का मुस्कुराते हुए शबनम के करीब चली आई। शबनम उसके रवैये पर जुज बुज सी उसे देखने लगी। ये हॉस्पिटल है डियर शबनम, यहाँ प्लीज एटिकेट का मुजाहिरा करो। खुदारा अपनी जहालत का सबूत हर जगह देने से परहेज करो। ऐसा ना हो कि बाहैसियत डॉक्टर मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने और पेशेंट को चेक करने से रोकने पर इंतजामिया तुम्हें तुम्हारी अम्मा भी समेत हॉस्पिटल से निकाल बाहर करने पर मजबूर हो जाए। फारिया ने शबनम के गाल थपथपाते हुए बड़े प्यार से जूते भगो कर मारे। हॉस्पिटल की इंतजामिया ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करती फारिया बीबी। मेरे बाबा जानी इस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर्स में से हैं। उनके होते हुए कोई हमारा बाल बीका भी नहीं कर सकता, और तुम्हारी इन धमकियों की खबर अगर हमाद को हुई तो ना कभी माफ करेंगे वो तुम्हें, और तुम्हारी इन धमकियों की खबर अगर हमाद को हुई ना तो कभी माफ नहीं करेंगे वो तुम्हें। मैं और अम्मा भी बहुत अहम हैं उनके लिए, बहुत मोहब्बत करते हैं हमाद हमसे। शबनम ने बदतमीजी की तमाम हदों को फलांगते हुए दो बदूद जवाब दिया। आखिरी जुमला अलबत्ता उसने फारिया के चेहरे को बगौर देखते हुए बड़े जताते हुए अंदाज में अदा किया था। उसकी इस बदतमीजी और बेबाकी पर फारिया का खून खोल गया। मोहब्बत नहीं, इज्जत करता है हमाद। अपनी मरहूमा माँ से किए गए अहद का पास रखता है वो, मगर तुम क्या जानो कि इज्जतों का पास कैसे रखा जाता है। शबनम बीबी, ये हुनर तो उन्हें आता है जिनकी रगों में बाइज्जत खून गर्दिश कर रहा हो, जबकि तुम्हारी औकात है ही क्या। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी सोच बताती है कि किसी नहायत घटिया किरदार की औरत ने तुम्हें जन्म देने का जुर्म किया है।
गलती तुम्हारी नहीं, जबकि तुम जैसों को उनकी औकात से ज्यादा इज्जत मिल जाए तो कम ज़र्फी दिखाने में वक्त नहीं लगाते। फारिया ने शबनम की मुंह जोरी पर टुकड़ा तोड़ जवाब दिया। शबनम एहसासे तौहीन के जेर असर लाल भभूका चेहरा लिए फारिया को देखे चली गई। फारिया ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराते हुए शबनम को देखा और सर झटक कर पलट गई। फारिया, तुम? तौहीन का ये एहसास शबनम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। फारिया को यूं पलटता देखकर वो उंगली उठाए दुरुस्ती से पुकार बैठी, मगर कबल अज के वो कुछ कह पाती, उसकी निगाह सामने से परेशानी के आलम में कॉरिडोर में दाखिल होते हम्माद पर जा ठहरी। हम्माद! फारिया शबनम की पुकार को यकसर नजर अंदाज करती बेइख्तियार हम्माद की जानिब भरी। फारिया, तुम? शुक्र है तुम यहाँ आ गई। हम्माद ने फारिया की पुकार पर बेसाख्ता उसे सर उठाकर देखा और बेसाख्ता आगे बढ़ते बोला। फारिया ने जताती हुई नजरों से कुछ फासले पर खड़ी हसद और जलन की आग में झुलसती शबनम को देखा और तंजिया मुस्कुरा गई। फारिया की इस तंज से भरपूर मुस्कुराहट में शबनम के लिए कई ज़ुमैनी पैगामात मख्फी थे। हर बात आपके लिए थोड़ी है, लेकिन टांग उड़ाने में कसर नहीं छोड़ी है। क्या कोई मजबूरी है या बस राय देना जरूरी है? बचपन से सुना है हमने, पहले तोलो फिर तुम बोलो। लुग़वियात का दर मत खोलो, दिल आजारी से बेहतर है जाके अपना मुंह धो लो। जिद, गीबत और जितनी लड़ाई फिजा में फेंक रहे हैं हम, सूरज की साजिश नहीं है, खुद जमीन को सेंक रहे हैं हम। जरा काबू करो जज्बात को, जाने भी दो किसी बात को। दिन बुरा जो गुजरा हो, सो जाओ जल्दी रात को। थोड़ी सी इस्तेमाल करो अक्ल, सबको पूरी है। फसाद के इस दौर में कभी चुप रहना भी जरूरी है। इस मुस्कुराहट के मफ़हूम ने शबनम के अंग अंग को झुलसा डाला था। शबनम को अपने रगो पै में फारिया के लिए शदीद नफरतों इंतकाम का जहर भरता महसूस होने लगा। सबीहा किचन में रात के खाने का एहतमाम करने में मशगूल थी जब आसिम ने उन्हें धीरे से पुकारा। सबीहा ने पलटकर आसिम को सवालिया नजरों से देखा। दिलावर उठ गया है, उसे भूख लगी है, रो रहा है। आसिम खुरदरे लहजे में उन्हें इत्तला देकर चला गया। सबीहा कुछ सानिये तक उस जगह को देखती रही जहां चंद लम्हों कबल आसिम खड़ा था और फिर सर झटकते हुए मसरूफ से अंदाज में तौलिए से हाथ पूंछती किचन से निकल गई। इन दोनों की जिंदगी दिलावर की इस बीमारी के बाद से अजब से तनाव का शिकार हो चुकी थी। आसिम का रवैया जहां सबीहा के साथ उखड़ा उखड़ा सा था, वहीं खुद सबीहा भी आसिम से खींची खींची सी थी। सिर्फ चंद दिनों में अजब काया पलट हुई थी कि इन दोनों को एक दूसरे का वजूद अजनबिया से भरपूर महसूस होने लगा था। सबीहा मसरूफ से अंदाज में कमरे में दाखिल हुई, एक नजर दिलावर के पास बैठे बेनियाज बने आसिम के चेहरे पर डाली और फिर खामोशी से दिलावर के लिए फीडर बनाने लगी। आ जाओ मेरी जान। फीडर बनाकर सबीहा बिस्तर पर बैठकर दिलावर को अपनी गोद में लुटाकर ममता भरे अंदाज में बोली। आसिम ने तड़प कर सबीहा के चेहरे को देखा। बेपनाह शिकायतें उसकी निगाहों से झलक पड़ी। उस दिन सबीहा और यावर बख्त को एक साथ देखकर वो उजड़ सा गया था। वो सब कुछ सोच सकता था, मगर ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि सबीहा इस तरह यावर बख्त से जा मिलेगी। और सितम ज़रीफ़ी ये कि अपनी इस मुलाकात को वो उससे छुपाने की कोशिश भी करेगी। वो लुटे पुटे अंदाज में यावर बख्त के घर से हॉस्पिटल पहुंचा था, मगर दिलावर की हालत संभलने की खबर ने उसकी गैर होती हालत को कदरे संभाल दिया था। कुछ देर बाद सबीहा भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। बड़ी ही फिक्रमंदी से उसने दिलावर की तबीयत के मुतल्लक इस्तफसार किया था, मगर आसिम उसे कुछ ना बता सका, बस अजनबियत से देखता चला गया। उसके इस रवैये पर सबीहा बेहद हैरान होती सवाल दर सवाल करती चली गई, मगर उसकी हर बात का जवाब आसिम की गहरी चुप साबित हुई। अगले दिन दिलावर डिस्चार्ज हो गया। वो दोनों दिलावर को लिए घर चले आए। घर आते ही आसिम की चुप का कुफल टूटा। तुम कल हॉस्पिटल से कहाँ चली गई थी सबीहा? रात जब दिलावर को सुलाकर सबीहा फारिग हुई तो आसिम ने स्पॉट लहजे में सवाल किया। कल मैं कहीं नहीं गई थी, हॉस्पिटल में ही तो थी। सबीहा बुरी तरह जुज़ बुज़ होती बामुश्किल जवाब दे पाई। नहीं, तुम हॉस्पिटल में नहीं थी,
ठीक से याद करो सबीहा, तुम कहाँ गई थी? आसिम के लहजे में रुखाई धार आई। मैं कहीं नहीं गई थी आसिम, हॉस्पिटल में ही तो थी। चले तो तुम गए थे आसिम, मुझे और दिलावर को वहां अकेला छोड़कर। सबीहा ने झूठ मूठ बात बनाते सारा किस्सा आसिम पर ही डालने की कोशिश करते हुए कहा। झूठ झूठ मत कहो सबीहा। आसिम अपनी जब्त खोता अचानक बुरी तरह चटक पड़ा। सबीहा उसके गैर मुतवक्का रद्दे अमल पर शदीद हैरानगी के आलम में उसे देखते हुए कहने लगी। मैं झूठ नहीं बोल रही आसिम, तुम याद करो, तुम मुझसे उलझ कर मुझे वहां हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चले गए थे। सबीहा के यूं याद दिलाने पर आसिम लब भींचे खामोशी से उसे देखता चला गया और जब बोला तो लहजे में दर्द ही दर्द पिन्हा था। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकता सबीहा, हाँ, मगर शायद तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। आसिम इतना कहकर वहां रुका नहीं, उठकर चला गया। सबीहा के दिल पर आसिम की बात एक घूंसे की तरह जोर से लगी। अपना वजूद उसे आसिम का मुजरम महसूस होने लगा। जिंदगी में पहली बार उसने आसिम से झूठ कहा था, और झूठ भी ऐसा कि जिसकी कोई माफी नहीं। अगले दिन वो आसिम से सब कुछ सच सच कह देना चाहती थी, मगर यावर बख्त की घर पर आने वाली कॉल ने उसे बुरी तरह परेशान कर डाला। सबीहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बस एक आखिरी बार, एक आखिरी मुलाकात, और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगा, और तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा करने की हिम्मत रखता हूँ। नहीं खुदारा यावर बख्त, तुम ऐसा ना करना। यावर बख्त की इस फरमाइश पर सबीहा बुरी तरह परेशान हो उठी। ठीक है, फिर तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मैं और मेरा महल कल तुम्हारी आमद का शिद्दत से मुंतजिर रहेगा। यावर बख्त ने इतना कहकर फोन रख डाला, मगर सबीहा बुरी तरह परेशान हो उठी। यावर बख्त की जज्बातियत, आसिम की आंखों से झलकती बदगुमानी उसे अंदर ही अंदर परेशान किए दे रही थी। दिलावर को सुलाते हुए भी वो यावर बख्त की फरमाइश के हवाले से मुतफक्कर सी सोच रही थी। तुम बहुत बदल गई हो सबीहा, पहले जैसी नहीं रही। जब से मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है तब से तुमने अपने रंग ढंग सब बदल डाले। आसिम ने सबीहा की परेशानी को उसकी लाताल्लुकी और बेजारी से ताबीर करते हुए इंतहाई दुखी लहजे में कहा था। सबीहा बेख्तियार आसिम की जानिब देखती चली गई। क्या नहीं था उस पल आसिम की निगाहों में? दर्द ही दर्द, शिकवे ही शिकवे। दोबारा इश्क हुआ तो तुझसे ही होगा, खफा हूँ मैं, बेवफा नहीं हूँ। आसिम उसे खामोशी से देखता पाकर शिकस्ता दिल से उठकर चला गया। या मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बस अब और नहीं यावर बख्त, अब मजीद मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। बस एक आखिरी मुलाकात, कल एक आखिरी मुलाकात होगी तुमसे, और इसके बाद तुमसे मिलने का कोई जवाब जिंदा नहीं रहने दूंगी मैं। सुबह सबीहा अटल लहजे में खुद से अहद करते हुए सोचने लगी। बाबा जानी। फिरोज हसन सोफे पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। अरसल डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ था तो सोचों में गलता देखकर मुखातिब करते करीब चला आया। फिरोज हसन ने चौंकते हुए सर उठाकर अरसल को देखा। बात हुई हमाद से? उन्हें मुतवज्जा पाकर वो उनके रूबरू बैठते हुए दरियाफ्त करने लगा। हाँ बेटा, कुछ देर कबल हुई है। फिरोज हसन ने आहिस्तगी से सर हिलाते हुए इस बात में जवाब दिया। अच्छा, फिर कैसी तबीयत है अम्मा बेगी? अरसल ने फिक्रमंदी से पूछा। ठीक है, खतरे से बाहर हैं अब रजिया बीबी, चंद दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी। फिरोज हसन तफसील बताने लगे। ये तो अच्छी खबर है बाबा जानी, अरसल एतमेनान भरे अंदाज में कहकर बाप के चेहरे को तकने लगा। मुतफक्कर लकीरें हनूज खींची हुई थी। आप अभी भी परेशान हैं बाबा जानी? बाप की परेशानी भांप कर वो पूछे बिना ना रह सका। बेटा, परेशानी तो है, हमाद काफी अपसेट है, और शबनम? फिरोज तफक्कर अमेज लहजे में गोया हुए। उनकी बात अभी मुकम्मल ना हो पाई थी कि अरसल ने शाइस्तगी से उनकी बात काट कर समझाना शुरू कर डाला। बाबा जानी, आप यकीनन मारियाना की बात को लेकर अपसेट हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमाद और शबनम के बीच ऐसी कोई बात है जिसे लेकर हम सबको परेशान होना पड़े। और जहां तक बात है मारियाना के ऑब्जर्वेशन की, तो मैं समझता हूं कि मारियाना हमाद और शबनम के ताल्लुक को अब तक सही से समझ नहीं पाई है। इन दोनों में तो रूठना मनाना चलता ही रहता है। उसने देखा होगा दोनों को लड़ते हुए, तब ही दोनों में अनबन को अखस कर डाला होगा। मुझे यकीन है कि इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं।
नहीं बेटा, मारियाना की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। इस बार शबनम और हमाद के दरमियान आम रूठना मनाना नहीं बल्कि कोई संजीदा मसला खड़ा हुआ है। मैंने इन दोनों के दरमियान अजब तरह का तनाव की कैफियत को महसूस किया है। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी शादी वाले दिन भी ये दोनों अपने किसी मसले को लेकर संजीदा हुए बैठे थे। तुमने उस पल हमाद के चेहरे को देखा था अरसल? फिरोज हसन बोलते बोलते एकदम से अरसल से सवाल कर बैठे। अरसल बेसाख्ता नफी में सर हिला गया। बेटा, उस वक्त हमाद बेहद संजीदा था, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उसके चेहरे पर दबा दबा सा गुस्सा था, नागवारी थी, बल्कि अगर ये कहूँ कि उसकी निगाहों में शबनम के लिए तनफ्फर था तो बेजाना होगा। मगर ये समझने से कासिर हूँ कि इन दोनों के दरमियान आखिर ऐसा हुआ क्या है जो इस कदर तलखी घिर आई है। फिरोज हसन परेशानी से कहते चले गए। उनकी बात सुनकर अरसल को भी वो दिन याद आ गया जब वो लोग उसकी बारात के लेकर घर से निकल रहे थे और शबनम रोते हुए हमाद से नाराजगी का इजहार कर रही थी, जबकि हमाद के अंदाज में शबनम के लिए बेजारी ही बेजारी थी। ऐसी बात है तो फिर आपको पूछना चाहिए था हमाद और शबनम से कि इन दोनों के दरमियान आखिर झगड़ा किस बात पर है बाबा जानी। अरसल ने पुरसोच अंदाज में फिरोज हसन को देखते हुए कहा। तुम्हारी शादी से वापसी के बाद मैंने इन दोनों को बिठाकर पूछा था बेटा। मेरा सवाल सुनकर हमाद के चेहरे पर तनाव फैल गया और शबनम भी घबरा सी गई। दोनों का अंदाज ऐसा था जैसे कुछ छुपा रहे हों, किसी बात को पर्दापोशी कर रहे हों। मैं मजीद कुरेदता मगर पाकिस्तान से रजिया बीबी की तबीयत खराबी की कॉल आ गई और हमाद फौरन पाकिस्तान जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। शबनम भी बाजिद थी मगर हमाद उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था। वो तो मेरे कहने पर मजबूरन उसे अपने साथ पाकिस्तान लेकर गया है। फिरोज हसन अपनी सारी परेशानी अरसल के गोश गुजार करके बेबसी से बोले। समझ नहीं आ रहा कि हमाद और शबनम के दरमियान आखिर मसला क्या खड़ा हुआ है। आखिर ये कैसे मालूम होगा अरसल? मालूम हो सकता है एक रास्ता है बाबा जानी। अरसल ने कुछ सोचते हुए फिरोज हसन को देखकर जवाब दिया। कैसा रास्ता अरसल? फिरोज हसन बेइख्तियार पूछ बैठे। जिस दिन मेरी बारात थी उस दिन हमाद और शबनम के साथ कोई तलख बात रूनमा हुई थी। शबनम के बार बार रोने और हमाद को कसूरवार ठहराने पर हमाद ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने की बात की थी। मुझे लगता है बाबा जानी कि हमें इन कैमरों को चेक करना चाहिए। असल बात क्या है सब कुछ वाज़िया हो जाएगा। अरसल ने दलील के साथ फिरोज हसन को मशवरा दिया तो वो फौरन मुत्तफक होते हुए बोले। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अरसल, यही एक तरीका है इन दोनों के दरमियान खिंचाव की वजह मालूम करने का। मारियाना भी अपनी ग्रैनी से मिलने गई हुई है। मेरे ख्याल से हमें अभी इस दिन की रिकॉर्डिंग चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है बाबा जानी, आप मेरे कमरे में चलिए, मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ। अरसल ये कहकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिरोज हसन भी उसकी तकलीद करते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। शुक्र है फारिया तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फारिया को सामने पाकर हमाद बेहद खुश व मुतमिन नजर आ रहा था। शबनम का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह फारिया को हमाद की नजरों से गायब कर डाले। उसे खुशमगी निगाहों से घूर रही थी। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी हमाद, मगर न जाने क्यों तुमने अपना नंबर बंद कर रखा है। फारिया खुफकी से हमाद को देखते हुए कहने लगी। नंबर मैंने बंद नहीं किया यार, मैं नमाज पढ़ रहा था और हमेशा की तरह मोबाइल पॉकेट से निकालकर साइड में रख डाला था। न जाने किस बदबख्त ने वहां से मेरा मोबाइल चुरा लिया। हमाद ने कोसते हुए कहा तो शबनम खज्जल सी होकर मुंह छुपा गई। ओ माय गॉड हमाद, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया? तुम्हें फौरन कंप्लेन करवानी चाहिए। फारिया मुतफक्कर से उसे मशवरा देते हुए बोली। करवा लूंगा यार फारिया, फिलहाल मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है, तुम मेरे साथ आओ। हमाद ने बेजारी से कंप्लेन वाली बात को टालकर फारिया का हाथ थामकर कॉरिडोर के दूसरी जानिब बढ़ते हुए कहा। अकेले अकेले में बात करनी है? ऐसी कौन सी अहम बात है जो हमाद को इस चुड़ैल से अकेले में करने की जरूरत पेश आ गई? चलकर सुनना चाहिए मुझे। शबनम पर तजस्सुस से बुराते हुए अजलत के आलम में इन दोनों के पीछे लपकी। क्या बात है हमाद? मैंने तुम्हारी अम्मा भी की कंडीशन मालूम की, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, फिर तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? फारिया उलझते हुए दरियाफ्त करने लगी। फारिया मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमाद ने एक गहरी सांस भरकर फारिया के चेहरे को बगौर
देखते हुए कहा, हमाद प्लीज, इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में मैं खड़ी हूँ और कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। तुम आओ और मुझे इस मुश्किल से निकालो, और यहाँ तुम उल्टा मुझसे मदद मांग रहे हो। फारिया बुरी तरह चिढ़कर बोली। वो दोनों ही इस वक्त इस बात से बेखबर थे कि शबनम दीवार की आड़ में छुपी इन दोनों की बातें सुन रही है। ये फारिया किस मुसीबत में जा फंसी है? शबनम के कान फारिया की बात सुनकर खड़े हो गए। वो दीवार की आड़ से मजीद करीब होते हुए इन दोनों की बातें सुनने लगी। मैं जानता हूँ फारिया, तुम्हें इस वक्त मेरी मदद, मेरे साथ की शदीद जरूरत है, और मैं तुमसे जो कुछ भी कहने वाला हूँ वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। हमाद नरमी से फारिया को समझाते हुए बोला। यहाँ तो बड़ी नरमी दिखा रहे हो हमाद, मुझसे बात करते हुए तो तुम्हारे मुंह से शोले निकलने लगते हैं। शबनम बुरी तरह तप कर बोली। अच्छा कहो, क्या बात है? फारिया मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोली। फारिया, तुम्हें शबनम को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाना होगा। हमाद लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद आखिर फारिया और शबनम की समातों पर धमाका ही काट डाला। क्या? शबनम को अपने घर ले जाना होगा? तुम पागल तो नहीं हो गए हमाद? मैं इस आफत की पड़काला को क्यों ले जाऊं अपने घर? फारिया भौंचासी होकर हमाद को देखती चली गई। आफत की पड़काला? तुम्हारा पूरा खानदान होगा। फारिया चुड़ैल। ऐसी ही कुछ कैफियत दीवार की आड़ लिए खड़ी शबनम की थी। अलबत्ता आफत की परकाला का खिताब मिलने पर वो बुरी तरह भुन्ना उठी। मेरे लिए? क्योंकि अम्मा बी की गैर मौजूदगी में मैं शबनम के साथ एक छत के तले नीचे नहीं रह सकता। वो बहुत बदल चुकी है फारिया, उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है। मैं समझने से कासिर हूँ। जानती हूँ उसने भैया जानी की बारात वाले दिन किस तरह का ड्रामा रचाया था। हमाद शबनम की तमाम हरकत का फारिया के आगे गोश गुजार करने लगा। ओह माय गॉड, ये लड़की इस हद तक गिर जाएगी मैंने सोचा भी ना था। फारिया सर पकड़ कर रह गई, जबकि शबनम अपनी हकीकत यूं खुल जाने पर बुरी तरह तिलमिला उठी। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया था हमाद, और तुम ही मुझे इस चुड़ैल के सामने जलील कर रहे हो। ये तुम मेरे साथ साथ अपने हक में भी अच्छा नहीं कर रहे हो हमाद। शबनम मुंह ही मुंह में बुदबुदाने लगी। अब तुम समझ रही हो मैं क्यों तुम्हें शबनम को अपने साथ ले जाने पर जोर दे रहा हूँ। बस 2 ही दिन की बात है, अम्मा भी परसों तक डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर शबनम को मैं ले आऊंगा घर। हमाद आजिज़ी से फारिया को समझाते हुए कहने लगा। मैं इसे घर ले जाऊं हमाद, मगर उसने वहां कोई गड़बड़ कर डाली या फिर पापा को हमारे रिलेशन के हवाले से बता डाला तो फिर? सोचा है कि क्या होगा फिर? फारिया परेशानी से कहने लगी। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि शबनम वहां कुछ भी नहीं कहेगी। हमाद ने ठोस लहजे में कहा। और इतना यकीन तुम्हें कैसे है इस फसाद की पुड़िया पर? फारिया बुरी तरह चिढ़ी। खुद होगी फसादन, शबनम तप कर बुदबुदाई। मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें शबनम ने मेरे करीब आने की कोशिश की थी। मैं इसे समझा दूंगा कि अगर उसने तुम्हारे घर में कुछ भी बकवास करने की कोशिश की तो वो रिकॉर्डिंग मैं बाबा जाने को भेज दूंगा। हमाद ने इत्मीनान भरे अंदाज में शबनम के मसले का हाल फारिया को सुना डाला। दीवार के पीछे खड़ी शबनम को लगा कि उसके पैरों तले हमाद ने जमीन खींच डाली हो। ख्वाब भी बड़े हैं, आजाब भी बड़े हैं, गर्दिशे आयाम के हिसाब भी बड़े हैं।